हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, है ना। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है, चैप्टर नंबर 6 का, है ना, जैव परक्रम का, बायोलॉजिकल प्रोसेस वाला चैप्टर का हम लोगों ने कर लिया। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पोषण से, है ना। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने जैव परक्रम तक कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं पोषण से स्टार्ट। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब देखिए, हम लोग शुरू करते हैं पोषण। क्या? पोषण। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है भैया, देखिए लिखा है भोजन ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे अगर आप बात करोगे, अगर आप भोजन नहीं करोगे, मान लीजिए एक टाइम अगर हम लोग भोजन नहीं करते तो दूसरे टाइम में कैसा लगता है कि अरे यार आज बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रहा है। अगर तीनों टाइम नहीं करे तो कल से पक्का है दोस्तों कि हम लोग उठ नहीं पाएंगे, है ना। और अधिकतम 30 दिनों तक अगर कोई इंसान भोजन नहीं करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को याद रखना। अगर 7 दिन 8 दिन नहीं खाए, भोजन नहीं करे तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन अगर 30 दिन तक अगर वो भोजन ना करे तो वो जीवित नहीं रह सकता है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं दोस्तों, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन करने के बाद हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो हम क्या होते हैं? हम फिट रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। अगर ऊर्जा हमें कहीं से प्राप्त ना हो तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जब भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और एनर्जी मिलने के बाद हम लोग सोचते हैं अब क्या, चलो भाई काम करते, पढ़ाई करते, जो भी करना है वो करते हैं। ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। एनर्जी मिलने के बाद आपको एक जगह सुतने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो आप सो के बाबू काम चलो, चलने तो यार, भोजन नहीं किए यार, भोजन करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो भोजन करने के बाद हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और हमें स्वस्थ होने में सहायता मिलता है। और स्वस्थ होने में सहायता मिलता है दोस्तों, यानी हमारे शरीर को अनुरक्षण का कार्य होता है। और आपको पता है जैव प्रक्रम का एक एग्जाम्पल, एक प्रकार हमने पोषण भी बताया था जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये था पोषण दोस्तों, यानी हमारे जीवन का अनुरक्षण हो, हमारे शरीर का अनुरक्षण हो। तो हमारे शरीर का अनुरक्षण कब होगा? जब हम सही समय पर भोजन करें, सही पोषक तत्व लें, है ना। इसी को तो हम लोग पोषण कहते हैं दोस्तों। अब आता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, एक क्या है स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। देखिए, या फिर आप कह सकते हैं कि पोषण के आधार पर जीवों को हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। जीवों को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? स्वपोषी पोषण करने वाले जीव और दूसरा विषम पोषी पोषण करने वाले जीव। तो अभी हम लोग विषम पोषी पोषण को साइड में रखते हैं, पहले स्वपोषी पोषण को हम लोग क्लियर करते हैं दोस्तों। तो स्वपोषी पोषण हम लोग किसको कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनावे, सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनावे, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं? दोस्तों हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। बोल कैसे सर, हम लोग कैसे नहीं बनाते? हम लोग तो चावल बर्तन में लेते हैं, चूल्हा में आग जलाते हैं, फिर भोजन बनाते हैं। दोस्तों उसे हम लोग स्वपोषी नहीं कहते, उसे स्वयं भोजन बनाना नहीं कहते। अगर हम लोगों को खाने का होता है, चावल खाने का होता है, तो हम लोग चावल यानी धान पर डिपेंड होते हैं कि धान होगा, धान होने के बाद हम, धान क्या है? एक जीव है, एक पादप है। धान जब होगा, धान से हम लोग चावल निकालेंगे, चावल निकालने के बाद हम लोग उसका भोजन करेंगे। अगर आपको आलू खाना हो तो हम लोगों को आलू लगाना होता है। आलू
का पौधा लगाना होता है, आलू, है ना, ये करना होता है। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग किस पर डिपेंड हो रहे हैं? दूसरे जीवों पर डिपेंड हो रहे हैं। और जो दूसरे जीवों पर डिपेंड नहीं होता उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो दूसरे जीवों पर डिपेंड नहीं होता उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं दोस्तों। जैसे आप देख लीजिए, कभी आपने पेड़ पौधे को खाना खाते हुए देखा, या किसी के पास चावल खरीदने गया, या किसी के पास आलू खरीदने गया, या किसी के पास सब्जी खरीदने गया क्या? नहीं, उसको केवल सूर्य की प्रकाश चाहिए होता है। अब बोलोगे सर सूर्य की प्रकाश तो उसको चाहिए ना, तो भैया सूर्य की प्रकाश अगर ना आए तो जीवन ही संभव नहीं है। बात क्यों नहीं समझते आप लोग? तो क्या होता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश जब उसको मिलता है, किसको? पेड़ पौधे को। तो याद रखना, स्वपोषी पोषण करने वाले जीव कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे और हरित जीवाणु जैसे शैवाल वगैरह। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, आप डिफिनेशन को थोड़ा समझ लीजिए। पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल पदार्थों जैसे CO2, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण करने वाले जीव कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, कभी हरे पेड़ पौधे किसी के आशा में नहीं रहता है कि अगर हमको चावल मिलेगा तब खाना खाएंगे, है ना। तो हम लोग जितने सारे जीव हैं दूसरे जीवों पर यदि डिपेंड कर रहे हैं, जैसे हम लोग दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं दोस्तों। अगर साग खाना है तो उस पादप पे डिपेंड होना पड़ता है, अगर मछली खाना है तो मछली पे डिपेंड करना होता है कि नहीं? आप ही बताइए। अगर मुर्गा खाना होता है तो मुर्गे पर डिपेंड होना पड़ता है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते, दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम लोग स्वपोषी पोषण करने वाले जीव नहीं हैं। लेकिन पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ये लोग को जैसे ही सूर्य की प्रकाश मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिल जाता है, तो ये लोग ये सब अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यानी खुद बना लेता है। और जब अपने जैसे ही अपना भोजन खुद बनाता है दोस्तों, तो क्या करता है? पेड़ पौधे के कोशिकाओं के द्वारा, यानी उसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। क्या? फ्लोएम एक अस्थायी उत्तक है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, वो उस बने हुए भोजन को पादप के अनेक कोशिकाओं, यानी जितने सारे कोशिकाएं सभी के पास पहुंचा देता है। लेकिन जो ये CO2, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से करते हैं। किससे? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यहां लिखे हैं स्वपोषी पोषण हरे पौधे। स्वपोषी पोषण जो करता है वो हरे पौधे है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, स्वपोषी पोषण वाले जीव का मुख्य घटक जो होता है, स्वपोषी पोषण का मुख्य घटक की बात करो दोस्तों, तो याद रखना, एक होता है CO2, दूसरा दोस्तों याद रखना जल, और तीसरा मेरे भाई सूर्य की प्रकाश। क्या दोस्तों, अगर ये तीनों में से कोई एक ना हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते? आंसर नहीं। याद रखना, तीनों को होना चाहिए। और दोस्तों अभी प्रकाश संश्लेषण को हम लोग समझने वाले हैं। अब प्रकाश संश्लेषण को हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। इन तीनों में से कोई एक अगर ना रहे तो याद रखना दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों घटक की आवश्यकता होती है।
ये तीनों घटक की आवश्यकता होती है। और जब ये तीनों एक दूसरे के साथ मिल जाता है दोस्तों, क्या होता है, मिल जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो हमारे शरीर में होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज प्रदान करता है और ग्लूकोज पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त करती है। तो चलिए मेरे भाई लोग, अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए और पेड़ पौधों के लिए भी पेड़ पौधे के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि वो उस विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए कितना यूजफुल है या लाभदायक है, उस चीज को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है मेरे भाई, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसाइंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसाइंथेसिस। आइए देख लेते हैं क्या कहता है कि हरे पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करता है, CO2 तथा मृदा से जल अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है तथा ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये क्रिया कैसे होता है एक पेड़ पौधों में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ होता है, पेड़ पौधे में होता है दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं एक स्वपोषी पोषण करने वाले जीव होते हैं। तो क्या होता है, पेड़ जो होता है, पेड़ जड़ों के द्वारा जल को मृदा से क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हरी हरी पत्तियां हैं, उन पत्तियों में बहुत छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं। उन छिद्रों की सहायता से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बाद सूर्य जो होता है, सूर्य की प्रकाश जो होती है, उस सूर्य की प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। अब बोलोगे कि ये क्लोरोफिल क्या होता है सर, तो इसको आगे हम लोग समझने वाले हैं, थोड़ा सा बता दे रहे। क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, हरे रंग का एक वर्णक होता है। ठीक है, जो आप पत्ता देखोगे, पत्ता देखोगे, कहां पे छाप दूं, मान के चलो ये एक पत्ता है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पिगमेंट यानी वर्णक दिखेंगे। वही वर्णक आपका क्या है, क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है। और जब सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है तो एक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, किस जड़ के द्वारा लिया। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करता है, भोजन बनाना शुरू कर देता है। और जब भोजन बनाना शुरू कर देता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन मिलता है। और वो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में चेंज होने के बाद, ग्लूकोज में चेंज होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। वही कार्बोहाइड्रेट आपका किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जल के अणु जो है टूट करके दोस्तों जल के अणु और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। और जो ऑक्सीजन बाहर निकालता है दोस्तों, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। उसी ऑक्सीजन की सहायता से आज पूरा वातावरण बैलेंस है। अगर पेड़ पौधे ना होते तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती तो हम सांस नहीं ले पाते, बहुत सारी बीमारियां होती, टेम्परेचर बढ़ जाता और धीरे धीरे दुनिया नष्ट हो जाती। इसलिए दोस्तों, अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो पेड़ पौधों को बर्बाद मत करो। अगर पेड़ पौधों को लगा नहीं सकते हो तो उसको बर्बाद भी मत करो। और जितना हो सके दोस्तों पेड़ पौधों को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण तो हरा भरा रहता ही है, और पर्यावरण में जितने सारे जीव जंतु होते हैं वो सब सुरक्षित रहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये बात तो हमने बताया कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश को क्या करता है दोस्तों, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, जब वहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है पेड़ पौधों में, जब खाना बनने के समय, खाना कैसे बनता है, एक रासायनिक प्रोसेस के द्वारा। तो जब प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। और फिर जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल के अणु क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं, और कुछ ऑक्सीजन निकल जाते हैं और कुछ जल के अणु बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें चेंज होना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। और वही कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाता है दोस्तों, वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जिससे ग्लूकोज क्या करता है, पेड़ पौधों को ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करता है। अब आइए दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है या क्लोरोफिल क्या है, उसको भी समझेंगे। एकदम टेंशन फ्री रहिए। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। ले लीजिए। तो अब आइए दोस्तों हम लोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसका कारक क्या है, प्रकाश की तीव्रता। क्या है दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता। क्या कहता है, देखिए कहता है यदि पौधे को पर्याप्त प्रकाश ना मिले तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं होगा। याद रखना दोस्तों, यदि प्रकाश, क्या बोल रहा है, प्रकाश सूर्य की लाइट अगर पर्याप्त मात्रा में ना मिले, पर्याप्त मात्रा में ना मिले, तो याद रखना दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं होगा तो आप सोचिए क्या होगा। सबसे पहली बात तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हमारे साथ क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा कितना 5 मिनट तक बिना ऑक्सीजन का रह सकते हैं, उससे ज्यादा देर तक हम लोग बिना ऑक्सीजन का नहीं रह सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की प्रकाश मिलना आवश्यक होता है। दूसरी बात CO2। यदि किसी पौधे में CO2 की सांद्रता अधिक हो तो प्रकाश संश्लेषण करने में कम समय लगता है। क्या कह रहा है, CO2 की मात्रा अगर अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने में क्या होगा दोस्तों, कम समय लगेगा। और यदि कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी तो फिर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा देर लगा देगा होने में। जिसके बाद क्या होगा, वो ऊर्जा प्राप्त करेगी, कौन, ग्लूकोज प्राप्त करेगा पेड़ पौधे। ग्लूकोज प्राप्त होने के बाद उसको ऊर्जा मिलेगी और साथ में हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। तो यानी देर से ऑक्सीजन जब मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आइए देखते हैं, तापमान। क्या कह रहा है कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। पेड़ पौधे को अपना भोजन तैयार करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस से कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उपयुक्त होता है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहे तो क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होगी। और यदि 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहां पे स्पीड नहीं होगा, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए,
25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस आप देखते होंगे बहुत ज्यादा धूप वाले दिनों में पेड़ पौधे मरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे सही समय पर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक से वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाती है, जिसके कारण आप देखते होंगे पेड़ पौधे धूप के दिनों में अधिक टेम्परेचर होने के कारण आप देखते होंगे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं जल की। कहता है यदि पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिला तो वह CO2 ठीक से नहीं ले पाएगा। कैसे नहीं ले पाएगा? आइए इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यदि पेड़ पौधे को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलेगा दोस्तों, तो पत्तियों में जो रंध्र होती है, पत्तियों में जो छिद्र होती है, वो सही समय पर खुल नहीं पाएगा। क्या होगा? सही समय पर खुल नहीं पाएगा, और जब सही समय पर खुल नहीं पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सही समय पर नहीं जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड सही समय पर नहीं जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड को जाने में कठिनाई होगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने में भी दिक्कत होगा, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होने में दिक्कत होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे को एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, जिसके कारण पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या होंगे? धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज होगा दोस्तों। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्रदूषण। प्रदूषण से प्रकाश संश्लेषण कैसे प्रभावित हो जाता है? तो यहाँ पे लिखे हैं प्रदूषण पत्ती पर लंबे समय तक रहने से रंध्र को बंद कर देता है, जिससे CO2 लेना कठिन हो जाता है। अब देखो ये पत्ती है, मान लीजिए उन लोग के पेड़ पौधों के पत्तियों के पास तो हाथ नहीं होता जो ऐसे करके साफ कर लेगा। ये मान लीजिए आपका पत्ती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के कारण, और आज हमारे देश आज हमारे इस दुनिया में देख ही रहे, एक से एक फैक्ट्रियां खुल रही है ना, बहुत सारे प्रदूषण आज फैले जा रहा है, और उन प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। आइए समझते हैं कि पेड़ पौधे नष्ट कैसे होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए पत्तियां है, तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के कारण पत्तियों में बैठ जाता है। ठीक है, बैठ जाने के कारण पत्तियों का छिद्र तो अब इतना बड़ा बड़ा होता नहीं है, इतना छोटा छोटा होता है कि हम लोग देख नहीं सकते खुले आंखों के द्वारा। उसको देखने के लिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। तो क्या होता है भाई, प्रदूषण हो जाने के बाद पत्तियों में क्या होता है? प्रदूषण बैठ जाता है। ठीक है, बैठ जाने के बाद क्या होता है? बैठ जाने के बाद उसकी छिद्र नहीं खुल पाती है। प्रदूषण इतना हो गया कि छिद्र नहीं खुल पाता है, और छिद्र नहीं खुलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाएगा? और जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगी? तो प्रदूषण भी दोस्तों केवल इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता, प्रदूषण पेड़ पौधे के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरित लवक और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरे रंग का क्या होता है दोस्तों? लवक होता है, यानी हरे रंग का प्लेस्टिड होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्या होता है? हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, और इस वर्णक को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इस वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां एवं पौधों के कुछ भाग, हम पूरा पौधे हरा नहीं कह रहे, क्योंकि पूरा पौधे हरा नहीं होता है, पौधे की टहनियां हरा नहीं होती, पौधे की पत्तियां हरे होते हैं, है ना। पूरे पौधे की बात नहीं कर रहे हैं। तो पत्तियां एवं पौधों में कुछ भाग हरे दिखाई देते हैं। तो किसके कारण दिखाई देते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी हरित लवक के कारण। और हरित लवक में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हरित लवक के कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? ये वर्णक करता है, यानी क्लोरोफिल करता है। जब वो अवशोषित करने के बाद
क्या करता है बाबू, उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है और इन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्रदान होती है, जिससे दोस्तों पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं और हिंदी में इसको पर्ण हरित कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पर्ण हरित कहते हैं। तो कहता है हरित लवक मीन्स क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला, किसमें? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला रंजक जो होता है, वर्णक जो होता है, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करता है, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, यहां फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ये मेरा एक पत्ता है, ठीक है, तो ये हरे हरे, ये आपको जो दिख रहा है, ये पिगमेंट या रंजक दिख रहा है या वर्णक दिख रहा है पत्तियों में, आप ऐसे देखेंगे तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। समझ रहे हो? इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफिल, और इसी के कारण पत्तियां क्या होती है? हरा होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जा रहा है दोस्तों, इसलिए अब हम लोग जो विषम पोषी पोषण करेंगे, और बहुत ऐसे टॉपिक है जैसे मरुद्भिद पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगला वीडियो में। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।